Hello student, today we will start the three phase rectifier circuit. अभी तक हमने सिंगल फेज रेक्टिफायर सर्किट ही पढ़े। आज से हम थ्री फेज रेक्टिफायर सर्किट शुरू कर रहे हैं। तो थ्री फेज रेक्टिफायर सर्किट में हम थ्री फेज एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। और जो थ्री फेज के एडवांटेजेस, चूँकि हम जानते हैं कि सिंगल फेज के कंपैरिजन में जो थ्री फेज रेक्टिफायर्स होते हैं उनकी इफ़िशियंसी अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो थ्री फेज कन्वर्टर्स होते हैं उनकी रिपल फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत हायर होती है एज कंपेयर टू द सिंगल फेज कन्वर्टर। रिपल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स रिपल को फिल्टर करना बहुत आसान हो जाएगा यदि हमारी रिपल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो। दैट इज़ द वन एडवांटेज ऑफ थ्री फेज रेक्टिफायर ओवर सिंगल फेज रेक्टिफायर। सेकेंड में जो है वो ये है कि इसमें लोड करंट मोस्टली कंटिन्यूस होता है, लेकिन सिंगल फेज रेक्टिफायर्स में हमने देखा है कि लोड जो है वो मोस्टली जो लोड करंट है वो मोस्टली कंटिन्यूस नहीं होता है। चाहे आपका हाफ वेव को ले लो आप, चाहे आप फुल वेव को ले लो, तो समटाइम्स हमें नेसेसरी होता है कि हमें कंटिन्यूस आउटपुट चाहिए, जो कि थ्री फेज में पॉसिबल है, चाहे वो हाफ वेव हो चाहे वो फुल वेव हो। तो जो थ्री फेज रेक्टिफायर्स होते हैं इनका परफॉर्मेंस सिंगल फेज के कंपैरिजन में सुपीरियर होता है। तो इसमें हम थ्री फेज रेक्टिफायर्स में हम दो टाइप के रेक्टिफायर्स पढ़ेंगे, एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर और दूसरा कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। जैसा कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि हम थ्री फेज रेक्टिफिकेशन भी पढ़ेंगे अनकंट्रोल्ड के साथ और कंट्रोल्ड के साथ। अनकंट्रोल्ड मतलब यदि हम सिर्फ डायोड का यूज करके रेक्टिफायर्स डिजाइन कर रहे हैं तो दीज रेक्टिफायर आर कॉल्ड अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो यहाँ पर ये सर्किट देख लीजिए, दिस इज द three phase half wave uncontrolled rectifier. Okay, it is a three phase circuit and it is converting AC into DC, that's why it is a rectifier. And here we are using only diodes, that's why it is a uncontrolled rectifier. Okay, so see the circuit diagram. Here we use the delta star transformer to supply the three phase. तो इस डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर में हम डेल्टा साइड में हमने थ्री फेज सप्लाई दी है और लोड साइड में मीन्स इसकी सेकेंडरी साइड में हमने, चूंकि ये स्टार कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पर हमने हर फेज में एक एक डायोड को कनेक्ट कर दिया है। और ये मिड पॉइंट जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के साथ it is shown in this characteristic. This is कैथोड्स को हमने कनेक्ट करके rise time. कॉमन कैथोड Rise time is the time taken by the anode current. लोड को कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें एक चीज ये आपको समझने वाली है कि यहाँ पर हमने तीन डायोड्स का यूज किया है और तीनों डायोड्स को के कैथोड्स को हमने कॉमन करके लोड लगाया है। यदि हम चाहें तो इसको कॉमन एनोड कनेक्शन भी बना सकते हैं। इट मीन्स यदि मैं इसको रिवर्स में ये जैसा कनेक्टेड है इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर दूं और उसके सारे सारी एनोड्स को कॉमन करके लोड कनेक्ट कर दूं तो ये कनेक्शन भी यहाँ पॉसिबल है, क्योंकि आपका ऑल्टरनेटिंग है। जब भी डायोड आपने कैसे भी कनेक्ट किया है उसको पॉजिटिव वेव में मिल रही है, नेगेटिव वेव भी मिल रही है। इट मीन्स यदि आपने कॉमन कैथोड कनेक्शन यूज किया है तो हर डायोड पॉजिटिव हाफ के लिए कनेक्ट करेगा और यदि आपने कॉमन एनोड कनेक्शन यूज किया है तो हर डायोड आपका नेगेटिव हाफ में कनेक्ट करेगा। तो दिस टू काइंड ऑफ कनेक्शन कैन बी पॉसिबल इन दिस सर्किटरी। So here we have used a common cathode connection. Okay, अब इसमें कंडक्शन कैसे होगा? क्योंकि हमने ये थ्री फेज सप्लाई दे रखी है, ये सप्लाई हमें मिल रही है, ये थ्री फेज सप्लाई हमने दे रखी है, तो कौन सा डायोड किस पॉइंट पे कनेक्ट होगा? मान लो कि ये आर फेज के साथ हमने D1 को कनेक्ट किया है, वाई फेज के साथ D2 कनेक्टेड है और इस बी फेज के साथ D3 कनेक्टेड है। तो दिस इज द कनेक्शन।
अब हमने ये 3 फेज सप्लाईज को दे रखी है, तो अब हम ये देखते हैं कि कौन सा डायोड किस टाइम पे कंडक्ट करेगा। तो ये जो D1 डायोड है वो R फेज के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ देखिए दिस A इज R फेज, दिस इज द B इज द Y फेज एंड दिस इज द C इज द B फेज। तो ये R Y B हमारे ये तीनों फेसेस चल रहे हैं। तो इस पॉइंट के बाद आप देखिए, इस पॉइंट के बाद ये जो ब्लू वाला हमारा फेस है वो कम हो रहा है और जो रेड वाला फेस है हमारा R फेस है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि वो डायोड कंडक्ट करेगा जिसका कि एनोड पोटेंशियल हाईएस्ट पॉजिटिव पर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये रेड जो है दिस इज द आर फेज जो कि अपने हाईएस्ट पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। किस पॉइंट से? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। सो व्हाट इज दैट पॉइंट? दिस इज द ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 3 फेस होते हैं, 3 फेसेस आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर बाय 120 डिग्री। तो एक दूसरे से वो 120 डिग्री के फेस डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं, इसलिए जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो वो 30 डिग्री पे क्रॉस करते हैं। ओके, आपको यदि याद होगा कि आपने 3 फेस का फेजर डायग्राम बनाया होगा, तो फेसेस के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री का होता है। तो ये जो ये क्रॉस कर रहा है ये पॉइंट हुआ हमारा 30 डिग्री और ये 90 डिग्री मैक्सिमम पॉइंट, और ये बना हमारा 150 डिग्री, है ना, क्योंकि 30 डिग्री का ही डिफरेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक का। तो लाइक दिस लाइकवाइज ये पॉइंट है आपका 30 डिग्री का, ये पॉइंट है हमारा 150 डिग्री का। ओके, तो रेड वाला जो फेस है हमारा आर फेस है वो 30 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक उसके मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट पर है। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद क्या हुआ? जो रेड वाला आपका ये जो है फेस, ये आर फेस रिड्यूस हो गया, तो ये डायोड ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। ओके, और इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? बी फेज अपने मैक्सिमम पॉजिटिव को गेन कर रहा है, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव पे बी फेज है, इसलिए ये वाला जो बी से कनेक्टेड डायोड हमारा D3 जो है वो कंडक्ट करेगा। अगेन फिर आप देखिए सी वाला डायोड हमारा, सॉरी बी जो है ये येलो है, सॉरी, तो ये येलो वाला जो डायोड कनेक्टेड है वो येलो वाला डायोड कनेक्ट करेगा, मीन्स वाई फेज से कनेक्टेड डायोड कनेक्ट करेगा। वो कहाँ से करेगा? इस 150 से लेकर इस 270 डिग्री तक ये कंडक्ट करेगा। ओके, इसके बाद आप देखिए ये सी, इट मीन्स बी फेज, बी मतलब हमारा ये ब्लू फेज D3 से कनेक्टेड है, तो D3 कंडक्ट करेगा। तो कंडक्शन का सीक्वेंस क्या होगा? जो हमारे 3 फेज का फेज सीक्वेंस है। फेज सीक्वेंस मतलब यही होता है कि हमारे तीनों फेसेस का मैक्सिमम पॉजिटिव को गेन करने का सीक्वेंस इज कॉल्ड द फेज सीक्वेंस। तो यहाँ पर हमारा फेज सीक्वेंस है आर वाई बी, तो आर से कनेक्टेड है D1, बी से कनेक्टेड है D2 और आपका सी से कनेक्टेड है, सॉरी आर वाई बी, आई मस्ट से आर वाई बी, तो आर से कनेक्टेड है D1, वाई से कनेक्टेड है D2 एंड बी से कनेक्टेड है D3। तो पहले D1 फिर D2 फिर D3, इस तरीके से ये कंडक्शन हमारा होते जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द इनपुट वेवफॉर्म जिसके के थ्रू ये कंडक्ट करता जाएगा। ओके, इस वाली वेवफॉर्म को अभी आप ओमिट कर दीजिए, इसको अभी मत देखिए, मैं आपको आउटपुट वेवफॉर्म दिखाना चाह रही हूँ। तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होगी? लेट मी टेक द अनदर कलर, लाइक ब्लू कलर ले लेते हैं, सॉरी ग्रीन ले लो। तो आउटपुट हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला, सॉरी, और फिर दूसरा मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर तीसरा मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब इस पोर्शन में कौन कंडक्ट कर रहा है? इस वाले पोर्शन में D1 कंडक्ट कर रहा है, इस वाले पोर्शन में D2 कंडक्ट कर रहा है,
और इस वाले पोर्शन में D3 कंडक्ट कर रहा है। तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? अल्टीमेटली आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो ऐसा ही मिल रहा है। इसमें देखो रिपल्स नहीं है। जो सिंगल फेज में रिपल्स होती थी, सिंगल फेज में आपका आउटपुट कैसा मिलता था? ऐसा मिल रहा है। ये सिंगल फेज का आउटपुट था, बट यहाँ पर अब ऐसा मिल रहा है। मीन्स रिपल जो है, रिपल फ्री, और यू कैन से दैट जो आउटपुट हमें सिंगल फेज में मिल रहा था वो यहाँ पर थोड़ा स्मूदन हो गया है, स्मूथ आउटपुट मिल रहा है, स्मूथ डीसी मिल रहा है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि ये तो आपको मिल तो फुल वेव रही है, यहाँ पर आपको हाफ वेव तो मिल नहीं रही है। जैसे कि आपने फुल वेव में क्या होता है, फुल वेव में आपको पूरी वेव मिल रही है, पॉजिटिव हाफ में भी मिल रही है, नेगेटिव हाफ में भी मिल रही है। तो वो आपको फुल वेव का जब भी आपने डायग्राम बनाया, आपने इस तरीके से बनाया, ये फुल वेव, ये फुल वेव। बट हियर यहाँ पर भी हमें फुल वेव मिल रही है, इट इज अ 3 फेज रेक्टिफायर, बट हम इसे क्या बोल रहे हैं? हम इसे कह रहे हैं इट्स अ हाफ वेव रेक्टिफायर। सो वाई इट इज कॉल्ड अ हाफ वेव रेक्टिफायर? क्योंकि ये, यदि हम इसको सिंगल फेज से कंपेयर करें तो ये सिंगल फेज की ये वाली प्रॉपर्टी को या सिंगल फेज की ये वाली क्वालिटी या ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है कि इसमें एक टाइम में केवल एक ही डायोड कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, एक टाइम में दो डायोड कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे फुल वेव में क्या होता है, एक टाइम में दो डायोड कंडक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पर एक टाइम में एक ही डायोड कंडक्ट कर रहा है। और पहली चीज तो ये होगी, और दूसरा इसको हम हाफ वेव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सारे डायोड 3 फेज की केवल पॉजिटिव हाफ के लिए कंडक्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट कंडक्टिंग फॉर द नेगेटिव हाफ। To rise from its 0.1 IA to 90% of IA. And the rise time is also we can define, it is the time required. A half wave rectifier. Okay, clear? अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका कैलकुलेशन से पहले मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर देखो कि जो D1 है या D1, D2, D3 कोई भी डायोड है, उसने कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक किया? 30 डिग्री से लेकर दिस वन इज 150 डिग्री। मतलब 30 डिग्री और 150 डिग्री के बीच में कितना टाइम लैप्स हुआ या कितना एंगल आया? इट इज अ 120 डिग्री। मतलब 30 डिग्री से लेकर 150 डिग्री के बीच का जो लैप ओमेगा टी है वो कितना है? 120 डिग्री है। ऐसे ही आप यहाँ देखो, ये 150 डिग्री से अगेन 270 डिग्री के बीच में कितना लैप्स आया? 120 डिग्री का। तो जो हमारे डायोड्स हैं या एक पर्टिकुलर जो डायोड है वो 120 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। तो हम जब इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम अगेन Vu इज इक्वल टू मुझे लिखना है उस वेव फॉर्म के लिए। तो लेट मी, यहाँ मैं छोटी सी ड्रॉ कर देती हूँ वेव फॉर्म ताकि आपको समझ में आए। मान लो कि मेरी ये वेव फॉर्म है इस तरीके से, तो ये पॉइंट है मान लो 30 डिग्री और ये पॉइंट है मेरा 150 डिग्री। मतलब कि एक वेव का मैं निकाल लूंगी और इसको इंटीग्रेट कर दूंगी 30 से लेकर 150 डिग्री तक। ठीक है, मतलब π/6 से 5π/6 तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। 5π/6 मतलब आपका 150 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको अगेन हम वही इक्वेशन तो सिमिलर होगी इंटीग्रेशन करने के लिए, 1 पीरियोडिक टाइम α1 to α2 VA d ओमेगा टी। अब यहाँ पे α1 और α2 क्या है? वो लिमिट्स है जिस एंगल के बीच में हर डायोड जो है वो कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चूंकि हमने यहाँ फेज वोल्टेज लिया है, हम अगेन लिखेंगे इसको Vm sin ओमेगा टी। तो Vmp लिया है, Vmp व्हाट? Vmp इज द मैक्सिमम फेज वोल्टेज, है ना। अब हम फेज वोल्टेज ले रहे हैं तो फेज वोल्टेज को हमने लिखा है इट्स अ मैक्सिमम फेज वोल्टेज। ठीक है, तो ये मैक्सिमम फेज वोल्टेज लिया है Vmp sin ओमेगा टी, और इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई। अब इसको इस तरीके से भी समझ लो कि 1 पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम कितना है? 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री क्या होता है? 2 π/3।
तो यदि मैं यहाँ लिखूँ 1/2π/3, पीरियोडिक टाइम क्या लिखा 1/2π/3, तो ये हो जाएगा आपका 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2π। ठीक है, लिमिट हो गई 30 to 150 डिग्री VMP sin ओमेगा टी। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी में आप ये लिमिट्स रखोगे तो आपको मिलेगा कॉस 5π/6 माइनस कॉस π/6। अब यहाँ पर ये देखो, जो कॉस, ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया, माइनस कॉस ओमेगा टी था। ओमेगा टी में जब आप ये लिमिट्स रखोगे तो कॉस 5π/6 कितना होता है, कॉस 150 डिग्री। कॉस 150 डिग्री होता है आपका माइनस √3/2 माइनस कॉस π/6। कॉस π/6 क्या होता है, √3/2। तो इस तरीके से जब आप इसको, ये ऐड हो जाएगा तो ये ऐड होके मिलेगा 2√3/2। तो ये हो गया आपका 3√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 3√3 VMP/2π, है ना। समझ में आई मेरी बात, मतलब ये हुआ आपका माइनस √3/2 माइनस √3/2, तो ये क्या हुआ 2 माइनस में माइनस 2√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अगेन ये वाला 2 तो बाहर था ही और ऊपर आ गया आपका 3√3/2π VMP। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपसे बन जाएगा ये। अब यहाँ पर एक टर्म और लिखी हुई है, इसी को लिख दिया है 3√6 VPH/2π। तो VPH क्या था, VPH हमारा फेज वोल्टेज है। ओके, इसको आप ये ले लीजिए कि ये हमारा RMS फेज वोल्टेज है। ठीक है, और VRMS है ये, और ये क्या है, मैक्सिमम फेज वोल्टेज है। तो हमें पता है RMS वैल्यू और मैक्सिमम वोल्टेज के बीच की रिलेशनशिप क्या होती है, हमें पता है VRMS इज इक्वल टू होता है हमारा VM/√2। ठीक है, तो VMP है, ये क्या है, VMP है, तो और ये क्या है, VPH है। तो VMP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 VPH। तो जब आप यहाँ √3 VPH लिखोगे तो √3 इंटू √2 इज इक्वल टू हो जाएगा √6। तो यू विल गेट दिस टर्म 3√6 VPH/2π। ओके, एंड हियर इट इज रिटन VMP इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज VPH। एम आई क्लियर। अब देखिए, इसकी यदि हम इस वेव फॉर्म को देखें तो यदि मुझे आउटपुट ड्रॉ करना है तो लेट मी टेक द पेन। यदि मुझे आउटपुट ड्रॉ करना है तो जिस टाइम पर जो डायोड कंडक्ट कर रहा है, हम उतने पोर्शन का आउटपुट बनाएंगे। मीन्स यदि यहाँ पर D1 कंडक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक D1 ने कंडक्ट किया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक D2 ने कंडक्ट किया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक D3 ने कंडक्ट किया। तो यहाँ पर D1 है, ये पोर्शन, इस वाले को आप निगलेक्ट करिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक D1 ने कंडक्ट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक D2 ने कंडक्ट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक D3 ने कंडक्ट किया। ठीक है, तो यदि हम इसको देखें तो एक जो साइकिल है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक बन रही है। एक साइकिल हमारी होती है 0 से लेकर 60 डिग्री तक। ओके, तो 0 से लेकर 60 डिग्री तक होती है, सॉरी 360 डिग्री तक। तो 0 से लेकर 360 कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ये 0 से लेकर दिस इज द 360 डिग्री। ठीक है, ये आप इसको इस तरीके से मान सकते हो कि ये रेड वाली को हमने रेफरेंस माना है, तो ये 0 से लेकर 360 डिग्री हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो इस 360 डिग्री में हमें कितनी पल्सेस मिल रही है, एक ये मिल रही है, दूसरी और ये तीसरी। तो एक साइकिल में हमें 3 पल्सेस यहाँ मिलती है।
इसलिए इस रेक्टिफायर को हम 3 फेज 3 पल्स रेक्टिफायर भी कहते हैं। ओके, अब इसी रेक्टिफायर की हम कुछ और कैलकुलेशंस को देख लेते हैं। इसमें देखिए, मैंने आपको एवरेज वोल्टेज के लिए वैल्यू बता दी है। अब यदि हम इसके आरएमएस वोल्टेज के लिए वैल्यू को देखेंगे तो ये होगी। इसमें इसका कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल। अगेन यहीं पे पीरियोडिसिटी हम लेंगे 1/2 π/3, इसको इंटीग्रेट किया हमने π/6 से 5π/6 से तक, मतलब वही 30 डिग्री से 150 डिग्री तक, और वोल्टेज को स्क्वायर कर लिया, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इस पूरे का अंडर रूट ले लिया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। अब ये इतने सारे कैलकुलेशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप क्या लिखोगे? आई ऑलरेडी टोल्ड यू 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और फिर उसको इंटीग्रेट करोगे π/6 से 5π/6 को रखोगे तो यू विल गेट दिस वन। एक्चुअली मैंने इसके पहले वाला आपको एक्सप्रेशन बताया, उसमें जो आपको मिला था 3√6/2 × VMP, तो वो आपका उसको यदि आप कैलकुलेशन करोगे, आफ्टर कैलकुलेशन आपको ये मिल जाएगा 0.827 VM। ठीक है, तो वो आपका हो गया एवरेज वोल्टेज, और ये हो गया हमारा आरएमएस वोल्टेज। तो रिपल वोल्टेज यदि हमें निकालना है, जो कि VR से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है √VOR² माइनस VO², मीन्स आउटपुट का आरएमएस वोल्टेज का स्क्वायर माइनस एवरेज वोल्टेज का स्क्वायर। तो जो भी हमें आउटपुट अंडर रूट निकालने के बाद मिलता है वो हमारा रिपल वोल्टेज होता है। तो हमने यहाँ VOR की वैल्यू ये रख दी, और VO की वैल्यू जो इसके पहले हमने निकाली थी वो यहाँ पे रख दी। तो वी विल गेट VR = 0.151 VM। वोल्टेज रिपल फैक्टर = होता है VR/VO, इन दोनों का रेशो। तो VR क्या है हमारा 0.151 VM है, और VO क्या था? VO हमारा था 0.827। इन दोनों का रेशो लेंगे, देन वी विल गेट 0.1826। मतलब यदि इसको मैं परसेंटेज में बताऊं तो परसेंटेज में इस रेक्टिफायर सर्किट का रिपल फैक्टर होता है 18.26%। फॉर्म फैक्टर RMS अपॉन एवरेज, इसको आप इसका रेशो ले लोगे तो यू विल गेट 1.01। दिस इज द फॉर्म फैक्टर। RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट VOR/R, अगेन जो VOR है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, एंड VOIO, दिस इज द आउटपुट पावर। VOIO = 3√3/2 π × VM, ये हमारा हुआ वोल्टेज, और ये हुआ करंट 3√3/2 π × IM, क्योंकि हमने अभी रेजिस्टिव लोड को ही कंसिडर किया है, तो यहाँ पर वेवफॉर्म नेगेटिव में नहीं जाएगी। और RMS वोल्टेजेस को हम करेंगे, यदि RMS वोल्टेज और करंट को, तो अगेन ये RMS था, तो ये इसका 0.84068 VM × 0.84068 IM, तो ये हो जाएगा VM IM 0.84068। तो यदि हमें इस रेक्टिफायर की इफिशियंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? PDC/PAC कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो था आपका VOIO, ये आपका PDC था, और ये VOIOR क्या है? ये हमारा PAC है। इन दोनों का यदि हम रेशियो लेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 0.96765। इसको परसेंटेज में निकालोगे देन यू विल गेट 96.76%। मतलब कि जो हमारी 3 फेस रेक्टिफायर सर्किट है इसकी इफिशियंसी हमें मिल गई, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी 96.76%। यदि आप इसको सिंगल फेस रेक्टिफायर की इफिशियंसी से कंपेयर करोगे तो इट इज मच मोर ग्रेटर देन द सिंगल फेस रेक्टिफायर। Okay, this is the half wave rectifier, uncontrolled rectifier. Okay, so today I am covering only this much. In next class I will cover full wave rectifier, 3 phase. Okay, 3 phase full wave rectifier, and जो अभी हमने पढ़ा ये हमारा uncontrolled rectifier था, half wave। हम half wave controlled rectifier को भी इसमें पढ़ेंगे आगे।
अच्छा, हाफ वेव का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है उसको आप जब आपने अनकंट्रोल समझ लिया तो कंट्रोल समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द half wave also, half wave controlled rectifier also, then I will conclude. ये देखिए, दिस इज द 3-phase हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। हमने जो पढ़ा सिमिलर, ये हमारा हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है, कंट्रोल्ड अनकंट्रोल के समान। इट मीन्स सर्किट वही है, हमने सिर्फ डायोड की जगह थायरिस्टर को कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो जब आप डायोड की जगह थायरिस्टर को कनेक्ट करोगे तो होगा क्या, होगा ये कि यदि आपका थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में चला भी गया है तो वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कब तक रहेगा, जब तक कि आप उसको फायरिंग पल्स न दो। तो सिमिलर ऑपरेशन यहाँ पर भी परफॉर्म होगा। मीन्स यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि T3 पहले से कंडक्ट कर रहा था। ओके, अब इस पॉइंट पर आपका दिस इज द VAN। तो जो VAN है हमारा, वो यदि मैक्सिमम पॉजिटिव पे गया है तो थायरिस्टर T1 को कंडक्ट करना चाहिए, और जब VBN गया है तो T2 को, और VBCN गया है तो T3 को। ठीक है, लेकिन कंडक्शन किसके बाद स्टार्ट होगा, कंडक्शन इस पॉइंट के बाद ही स्टार्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव में ये इस पॉइंट पे ही जा रहा है। तो फायरिंग एंगल जो है वो आपके 30 डिग्री के बाद ही आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि डायोड में जब हमने कंडक्शन दिखाया था, डायोड में जब हमने देखा तो ये इस पॉइंट के बाद ही डायोड कंडक्ट कर रहा है। तो यदि आपने कहा है कि ये कंट्रोल रेक्टिफायर है और इस वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग यदि आप इसको 30 डिग्री पे ही ट्रिगर कर रहे हो तो इट मीन्स इट विल एक्ट एज अ डायोड। मतलब डायोड, यदि आपको इसी पॉइंट पर इसको कंडक्शन कराना है तो हम केवल डायोड सर्किट का ही यूज करेंगे, वी विल नॉट यूज कंट्रोल रेक्टिफिकेशन। बट यदि हमें कंडक्शन इस 30 डिग्री के बाद चाहिए देन वी विल प्रिफर दिस कंट्रोल रेक्टिफायर। इट मीन्स यदि मेरा अल्फा यदि मुझे मेजर करना है इन 3-phase रेक्टिफायर, देन आई विल measure from omega t is equal to 30 degree. It would not from the omega t is equal to 0 degree. तो इस बात को हमें यहाँ पर याद रखना है। और ये देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं, ये मेरा 30 डिग्री वाला पॉइंट है, जैसे ही मैं इसके बाद जिस भी पॉइंट पर, सपोज करो यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पे ये अल्फा है, तो दिस इज द अल्फा पॉइंट। इस पॉइंट पर मैंने थायरिस्टर को T1 को ट्रिगरिंग पल्स दी है, तो T1 ने यहाँ इसके बाद कंडक्ट करना शुरू किया। ओके, तो हमें VAN आउटपुट में मिल जाएगा और ये वेवफॉर्म जो है वो 30 प्लस अल्फा से लेकर आगे तक जाएगी। अब यहाँ पर RL लोड यूज करा है, इसलिए ये वेवफॉर्म थोड़ी सी नेगेटिव में जा रही है। लेकिन यदि यहाँ सिर्फ रेजिस्टिव लोड होता तो ये यहीं पर आपकी वेवफॉर्म खत्म हो जाती। ठीक है, इसके बाद अगेन आप जिस भी पॉइंट पर इसको ट्रिगर करोगे उस पॉइंट पर, मीन्स अब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, अब ये 30 प्लस अल्फा पे था, अब ये 30 प्लस अल्फा प्लस 120 डिग्री। इट मीन्स कि ये जो थायरिस्टर है, इट मीन्स ये जो थायरिस्टर है वो कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट करेगा, 30 प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा तक कंडक्ट करेगा, क्योंकि वो हर थायरिस्टर 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। तो यदि ये 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है तो इसमें ये कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 30 प्लस अल्फा से प्लस 120 डिग्री। इट मीन्स द कंडक्शन वुड बी फ्रॉम 30 प्लस अल्फा टू 150 प्लस अल्फा। ओके, तो एक थायरिस्टर अगेन यहाँ पर 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा, और यदि आप जिस भी पॉइंट पर इसको ट्रिगर करोगे उस पॉइंट के बाद ही कंडक्शन शुरू करेगा, और ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री के बाद ही हमें कंडक्शन मिलेगा। ओके, तो ये IA करंट को हमने यहाँ पर दिखाया है, सिर्फ IA करंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि करंट भी हमारा कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, फॉर IA π/6 प्लस अल्फा मीन्स 30 प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा तक। ओके, तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे
वो हम 30 प्लस अल्फ़ा से 150 प्लस अल्फ़ा तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे. Okay, so that we will do in the next class. Thank you, student. Have a nice day.